दुनिया के कितने मुल्कों के पास है एटम बॉम्ब? किसने ये ताकत कब और कैसे हासिल की? अमेरिका को इस बॉम्ब की जरूरत कब महसूस हुई? क्या इसराइल के पास वाकई में न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं? एक मुल्क ने बॉम्ब बनाकर भी अपना प्रोग्राम खत्म क्यों कर दिया? इंडिया के लिए ये ताकत जरूरी क्यों थी? और क्या पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम इंडिया से पहले शुरू किया? और आज कौन से मुल्क छुपकर न्यूक्लियर पावर बनने के करीब हैं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। सबको पता है कि अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी रेस की जिसमें हर बड़े मुल्क ने चाहा कि उनके पास हो वो ताकत जिसे दुश्मन एक दफा देखे और कभी भूल ना पाए। कहानी शुरू होती है 1938 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने को था। तब साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया न्यूक्लियर फिशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका सदर रूजवेल्ट को लेटर लिखा और वार्न किया कि जर्मनी ऐसा बॉम्ब बना सकता है जिससे दुनिया तबाह हो सकती है। और फिर 1941 में सोच विचार के बाद स्टार्ट हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक अल्ट्रा सीक्रेट मिशन। बहुत से साइंटिस्ट्स जो दुनिया भर से इकट्ठे किए गए थे, मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, और इन्हीं ने मिलकर बनाया दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब। और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 2 बॉम्ब्स। यहां दुनिया ने पहली दफा देखा मास डिस्ट्रक्शन का असली मतलब। इन दोनों एटम बॉम्ब्स को नाम दिया गया था फैट मैन और लिटिल बॉय। दूसरी आलमी जंग के बाद सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास था, और ये इम्बैलेंस सोवियत यूनियन के लिए अनएक्सेप्टेबल था। जोसेफ स्टालिन के लिए ये सिर्फ मिलिट्री नहीं, साइकोलॉजिकल और सफारती बराबरी का सवाल था। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 था सोवियत यूनियन। उन्होंने स्पाइंग से अमेरिका के सीक्रेट्स चुराए, और सिर्फ 4 साल बाद 1949 में सोवियत यूनियन, जिसे अब रशिया कहा जाता है, ने भी कर दिया अपना पहला एटॉमिक टेस्ट। और यूं सोवियत यूनियन बना दूसरा न्यूक्लियर पावर मुल्क। ये थी कोल्ड वॉर की शुरुआत। जब उनके पास बॉम्ब आ गया तो हर तरफ खौफ फैल गया। जब तक ब्रिटिश एम्पायर जिंदा था, दुनिया में उनकी हुकूमत चली, लेकिन 1947 के बाद कॉलोनियल टेरिटरीज आजाद होने लगे। यूके ने न्यूक्लियर बॉम्ब को एक डिप्लोमेटिक करेंसी बनाया, जिसे वो फिर से एक फर्स्ट ईयर पावर बन सकें। ब्रिटेन शुरू ही से अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन बाद में अमेरिका ने इन्फो शेयर करना बंद कर दिया। तो फिर इंग्लैंड ने कहा, ठीक है, खुद करते हैं। और 1952 में ब्रिटेन ने किया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट। अब वो भी बन गया था दुनिया की तीसरी न्यूक्लियर पावर। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में फ्रांस ने इंतहाई जिल्लत देखी थी। जब यूएस और यूके ने नाटो में लीड लेना शुरू किया, फ्रांस ने अपनी सॉवरेन मिलिट्री स्ट्रैटेजी तय की। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उस स्ट्रैटेजी का सेंटर था। फ्रांस ने इनिशियली यूएस और यूके से टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने हेल्प नहीं की तो फ्रांस ने भी खुद इस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। उनका एम क्लियर था, अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। 1907 में फ्रांस ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब फ्रांस भी ऑफिशियली न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बन गया था। 1950 की दहाई में कोरियन वॉर में चाइना ने एक्टिवली यूएस के खिलाफ फाइट किया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने चाइनीज लीडरशिप को क्लियर मैसेज दिया कि अगर वो न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं करेंगे तो हमेशा वेस्ट के प्रेशर में रहेंगे। चाइना ने पहले रशिया से हेल्प ली, लेकिन बाद में दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। फिर चाइना ने अपना प्रोग्राम सीक्रेटली कंटिन्यू रखा, और 1964 में उन्होंने सक्सेसफुली अपना पहला एटॉमिक टेस्ट किया। ये आगाज था एशिया, स्पेशली साउथ एशिया में न्यूक्लियर रेस का। आजादी के बाद नेहरू नॉन अलाइनमेंट और पीस के सपोर्टर थे, लेकिन जब चाइना, जो अब एक न्यूक्लियर पावर था, ने 1962 में अटैक किया, तो इंडिया को रियलाइज हुआ कि सिर्फ प्रिंसिपल से सर्वाइवल नहीं होता, साइंस और स्ट्रैटेजी दोनों को अलाइन करना पड़ता है। इंडिया ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। ऑफिशियली तो उन्होंने कहा ये पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन सब जानते थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिट्री मैसेज था।
रीजन में बैलेंस शिफ्ट हो गया था। जब आपका दुश्मन एक न्यूक्लियर पावर बांध जाए तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, सरेंडर या डिटरेंस। इकोनॉमिकली और मिलिटरीली पीछे होने के बावजूद इंडिया के टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी काम तेज कर दिया। गो के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद 50 की दहाई में रखी गई, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूरेनियम की अफजूदगी और गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 70 की दहाई में मुतारिफ कराई, जिससे प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिली। 1998 में इंडिया के दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी छागई के पहाड़ों में टेस्ट किया। पाकिस्तान अब ऑफिशियली पहला मुस्लिम न्यूक्लियर पावर बन चुका था। साउथ एशिया में अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास एटमी ताकत थी। इन दोनों मुल्कों में दुश्मनी की वजह से पूरी दुनिया को अंदेशा रहता है कि किसी भी वक्त साउथ एशिया में एटॉमिक जंग शुरू हो सकती है। इजराइल ने अपने वजूद के फौरन बाद कई जंगें लड़ी। 1948, 1956, 1967 और 1973। हर तरफ दुश्मन मुल्क थे और उनके पास बचाव का कोई गहरा निजाम नहीं था। इजराइल ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ना ही कभी डिनाई किया, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया। माना जाता है कि 1970 के दौर में उनके पास फंक्शनल बॉम्ब्स रेडी थे। आज तक उनका स्टैंस है, हम कंफर्म भी नहीं करते और डिनाई भी नहीं। नॉर्थ कोरिया माशी बहरान, कहत और डिप्लोमेटिक तन्हाई से गुजरा। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें सिर्फ एक बागी रियासत के तौर पर ना देखे, बल्कि एक ऐसी कुव्वत समझे जिससे निगोशिएशन करनी पड़े। नॉर्थ कोरिया ने पहले वर्ल्ड से वादा किया कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे, लेकिन 1996 के बाद उन्होंने सीक्रेटली काम शुरू रखा। 2006 में उनका पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और तब से वो लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ ताकत का इश्यू नहीं, बल्कि ग्लोबल टेंशन का सबब भी है। साउथ अफ्रीका ने 1980 के दौर में छुपकर 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप किए। उनका मकसद था कि वो रीजन में अपनी मिलिट्री ताकत दिखाएं, खासकर उस वक्त जब उन पर इंटरनेशनल प्रेशर और अंदरूनी मुल्क अपार्थाइड का निजाम था। मतलब कसीर तादाद में मौजूद अफ्रीकन ब्लैक्स पर व्हाइट्स की माइनॉरिटी ने जबरदस्ती हुकूमत कर रखी थी। लेकिन जब नेल्सन मंडेला की कोशिशों के बाद अपार्थाइड का दौर खत्म हुआ और एक नई डेमोक्रेटिक हुकूमत का आगाज हुआ, तो नए लीडर्स ने फैसला किया कि न्यू साउथ अफ्रीका का चेहरा सिर्फ अमन और इंसाफ का होना चाहिए, न कि खौफ और हथियार का। इसीलिए साउथ अफ्रीका ने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल कर दिया। ये दुनिया का पहला और अब तक का अकेला मुल्क है जिसने अपनी मर्जी से न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया। आज कुछ मुल्क हैं जो ऑफिशियली न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखते, लेकिन इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, फिसाइल मटेरियल और नो हाउ सब कुछ है। ये हैं दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर्स और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बहुत करीब। ईरान का कहना है कि उनका प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन यूज के लिए है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज और वेस्टर्न पावर्स डाउट करती हैं। उनके पास एनरिचमेंट कैपेबिलिटी और डिजाइन नॉलेज दोनों हैं। सऊदी अरेबिया ने सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है और माना जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो क्विकली वेपनाइज कर सकते हैं। जापान के पास एडवांस न्यूक्लियर टेक और फ्यूल दोनों मौजूद हैं और अगर वो चाहें तो कुछ महीनों में बॉम्ब बना सकते हैं। लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक ओपिनियन दोनों न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ हैं। तो ये थी कहानी उन मुल्कों की जिन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी हासिल की। कुछ ने साइंस के जरिए, कुछ ने स्पाइंग और कुछ ने सिर्फ विल पावर से। न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ एक टूल नहीं, ये पावर का सिंबल है और पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भी एक छोटी सी गलती दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकती है। उम्मीद है कि ये ताकत इंसानों की हिफाजत के लिए रहे, न कि उनकी बर्बादी के लिए।